नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के एक विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का जो संदेश है वो दुनिया भर में गूंज रहा है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में नेताओं, सांसदों, थिंक टैंक, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कूटनीतिक प्रयास को कैसे वैश्विक समुदाय से समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। फ्रांस के बाद इटली पहुंचा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। वहीं पनामा में शशि थरूर ने कहा, भारत नहीं चाहता युद्ध, लेकिन आतंकियों को सजा देना है जरूरी। भारत के विदेश सचिव ने वॉशिंगटन में अंडर सेक्रेटरी जेफरी कैसलर से की मुलाकात। उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर हुई बात। अमेरिका में विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक। विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन। इस बार सामान्य से अधिक बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जून में भी कम सताएगी गर्मी। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों का लाइनअप तय। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा क्वालिफायर 1। वहीं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस एलिमिनेटर में होंगे आमने सामने। तो आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। जी हां, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और भारत सरकार की ओर से जो कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाए गए हैं, जो कि लगातार भारत के साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर भारत की बात आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। सभी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में हैं, जो विभिन्न देशों का दौरा कर वहां की सरकारों, मीडिया और आम लोगों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति के बारे में बता रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल के गठन के पीछे कुछ अहम उद्देश्य हैं, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना, पाकिस्तान को बेनकाब करना कि कैसे हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद को समर्थन देता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करना ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हो सके। तो इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं, जिनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस से शशि थरूर, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोई, करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। तो उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करना, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भारत की नीति का प्रचार करना, दुनिया को बताना कि भारत की सोच क्या है। आखिर कैसा रुख है भारत का आतंकवाद के खिलाफ? आइए सुनते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में किस अंदाज में अपनी बात रख रहा है। was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists, kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided
that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देख किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। पूरा देश एक है, भले ही हम लोग पक्ष और विपक्ष में है, एवरीवन इज टुगेदर, सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में जो लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया, अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं, दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। Must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुवैत गए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के बीमार होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के साथ अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सुप्रभात। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में नेताओं, सांसदों, थिंक टैंक, मीडिया और नागरिक समाज के साथ जिस तरह से लगातार बातचीत कर रहे हैं और वैश्विक समुदाय से भारत के पक्ष को जिस तरह से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स लगातार मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शैला। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का जो एजेंडा है, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा, यानी कि गलत खबर, फेक न्यूज, लोगों को भ्रामक खबर देने की जो इनका पूरा सेटअप है उसको निस्तानाबूद कर दिया है। क्योंकि ना सिर्फ दुनिया के एक हिस्से में भारत की टीम्स गई है, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जितने भी महत्वपूर्ण जगहें हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर, वहां पर जाकर हमने शुरू से लेकर अंत तक बताया है कि ये जो हमारी जंग थी, जो भी हमारा एक्शन था वो एक कम्युनल एक्शन नहीं था, वो केवल और केवल आतंकवाद को लेकर एक्शन था। और उसमें हर एक हिस्से के भारत के अगर लोगों की बात की जाए वो शामिल थे, हर संप्रदाय से, हर भाषा बोलने वाले। तो एक तरह से हमने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होते हुए एक डेमोक्रेटिक फैसला हमारा था जो हमारी सरकार की तरफ से लिया गया, ना कि पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरह से वहाँ के जो आर्मी चीफ है वो हर एक फैसले को ले रहे थे, जिस तरह से वो कम्युनल बातें कर रहे थे, तो ये हर बात बताई गई है। बार बार ये चीज भी साफ कर दी गई है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को एक तरह से अपने आप को एक विक्टिम बताने की कोशिश करता है, यानी कि बताता है कि हम खुद ग्रसित है आतंकवाद से, वो एक झूठ का पर्दाफाश किया गया है। क्योंकि अगर आप ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को अपने मिलिट्री अकेडमी जो एबटाबाद में थी उसके पास रखते हैं, तो कोई वजह नहीं है आपके पास ये कहने के लिए कि हम आतंकवाद से ग्रसित है या फिर हम आतंकवाद की विक्टिम है। तो ये सभी बातें बार बार बताई गई। पाकिस्तान का चेहरा तो अक्षय इसी बात से बेनकाब हो गया, वो विक्टिम अपने आप को कहता है, लेकिन भारत ने पूरा समय दिया। जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद समय दिया कि पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाके भारत को इसकी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाके भारत ने बदले की कार्रवाई की।
बिल्कुल आपने ठीक कहा और भारत ने एक संदेश और दिया है शैला, और वो यही है कि आगे से भारत की सरजमीन पर अगर किसी तरह से आतंकवादी हमले होते हैं तो फिर बाद में भारत को दोष ना दिया जाए कि भारत ने कार्रवाई की जवाब में और भारत ने किसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया। क्योंकि जिस तरह से देखा गया, हमने एक्शन केवल आतंकवाद के खिलाफ लिया था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को बीच में कूदना पड़ा क्योंकि आखिरकार फंड वो ही पाकिस्तान आर्मी ही वहां पे आतंकवाद को करती है, उनका इस्तेमाल करती है ताकि किसी तरह से रीजन्स को डिस्टेबलाइज किया जाए। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी इन आतंकवादियों को कई बार अपनी सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ भी इस्तेमाल इस तरह करती है जब उन्हें तख्ता पलट करना होता है, और यही इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करती है। इस बार हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक तरह से एक सिनिस्टर डिजाइन, यानी कि एक काफी एक एजेंडा के तहत इस तरह से हमला किया गया कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो, भारत में सांप्रदायिक टेंशन हो, हमारे यहाँ पर आपस में लोग मरे, इनोसेंट लोग दंगे कर मरे, इस तरह से ये डिजाइन बनाई गई थी। लेकिन भारत ने इसको ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये चेहरा एक बार फिर जोर जोर से हम बताकर साफ कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आगे से एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी किस तरह से आतंकवादी हमला होता है तो उसे जंग की कार्रवाई के तौर पे देखा जाएगा और फिर बाद में दुनिया भारत को दोष ना दे। और बिल्कुल, और तमाम राजनीति से परे, तमाम जो वैचारिक मतभेद होते हैं उससे परे, तमाम पार्टियों के डेलीगेशन एक साथ आए हैं, सभी एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ इसकी निंदा कर रहे हैं। और जिस तरह से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया में जाके भारत की आवाज को बता रहा है, एक सशक्त संदेश है कि भारत एक है और एक रहेगा आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल, जिस तरह से अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी पार्टीज के, सभी संप्रदाय से आने वाले, सभी भाषा बोलने वाले लोग वहां पर जाकर एक स्वर में कह रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से भारत का जो फैब्रिक है वो अभी भी इंटैक्ट है। पाकिस्तान के तमाम जितने भी उनकी तरफ से चालें चली गई उसके बावजूद भारत एक है। और वही जहां पाकिस्तान में ऑपोजिशन लीडर इमरान खान को जेल में रखा जाता है, उनकी जान के ऊपर खतरों की खबर आती है हर दूसरे तीसरे दिन, वही भारत में ऑपोजिशन के अलग व्यूज के बावजूद भी जब भारत की बात आती है तो सभी देश एक साथ है, और भारतीय सरकार की जब कार्रवाई की बात आती है तो उसमें भी पूरे देश का और अपोजिशन का भी, विपक्ष का भी पूरी तरह से सरकार को समर्थन है। बिल्कुल, संदेश भी हमारा साफ है कि हम युद्ध चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब हम युद्ध नहीं चाहते, तभी हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी, यानी कि सिर्फ उन इलाकों में हमले हमने किए थे जहां पर आतंकवादी रहते थे। पाकिस्तान फौज ने भी जब जवाबी कार्रवाई की और जब हमारे सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश की, तब हमने उन हमलों को तो नाकाम किया ही, विफल किया ही, लेकिन जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो आपने देखा होगा कि हमने केवल और केवल पाकिस्तान के एयरबेस हमले किए, हमने वहां पर हमले किए। और जिस तरह से हमारी कैपेबिलिटीज है, ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज है या फिर अन्य तरह की जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके तहत हम चाहते तो बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में जगह जगह पर कर सकते थे, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने एक बहुत ही कैलिब्रेटेड, यानी कि एक नपातुला एक एक्शन लिया और केवल उन्हीं जगहों पर हमले हुए जिन जगहों का हमला, जिन जगहों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, ना कि वहां की जो रिहायशी इलाके उनके ऊपर हमले किए जिस तरह से पाकिस्तान ने किए थे। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और जो भी पूरा पर्चा चिट्ठा पाकिस्तान का 1947 से लेकर आज तक का है उसको एक तरह से दुनिया के सामने लाने का काम इन सभी सर्वदलीय जो डेलीगेशंस है उन्होंने किया है। और अक्षय, दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने आतंकवाद के दंश को झेला है या झेल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आतंकवाद को वित्त पोषित होने से रोका जाए, और इसके लिए तमाम देश एक स्वर में बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर देखें तो दुनिया के सभी देशों में, ज्यादातर देशों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवाद से वो प्रभावित हुए हैं। जब भारतीय डेलीगेशंस मिडिल ईस्ट में गई, यानी कि कुवैत या फिर अन्य उन देशों में गई जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर भी भारत ने जाकर एक चीज साफ की कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल एक तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए या फिर जिस तरह से रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है, उससे जो
जो मुस्लिम देश है उनका भी नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि बार बार मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम पाकिस्तान लेता है। टर्की भी इस बार साथ में हुआ पाकिस्तान के, और पाकिस्तान अपने आप को एक तरह से अपना जो एटॉम बम है उसको भी इस्लामिक एटॉम बम कहता है, और जिस तरह से वो आतंकवाद को पनाह देता है, तो ना सिर्फ वो अपने रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, बल्कि जो बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रीज है उनका भी नाम बदनाम कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल लोगों को रेडिकलाइज करके और ब्रेन वॉश करके कर रहा है, उसको देखते हुए एक संदेश ये मिडिल ईस्ट के देशों में भी जाने की जरूरत है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो भारत पे हमला करेंगे, बल्कि उन देशों पर भी आगे चल के हमले कर सकते हैं। यूरोप में जब वो हमले करेंगे और जब वो ट्रेस बैक पाकिस्तान में होगा, तो इससे कहीं ना कहीं उनके देशों में भी एक स्टीरियोटाइप बनता है जो बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको लेकर। सवाल ये भी है अक्षय कि पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझता कि आतंकवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जिस देश ने भी आतंकवाद को अपनाया है उसने खुद को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया, और कहीं ना कहीं इस आतंकवाद की सजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। पाकिस्तान की जनता भुगत रही है, स्टीरियोटाइपिंग होती है। यूरोप में आप देखेंगे तो वहां पे जो पाकिस्तान मूल के लोग हैं उनको भी कई बार इन्हीं वजहों से आतंकवादी हमलों के बाद में उनको भी दोष दिया जाता है। वे लोग बेकसूर होने के बावजूद अपनी सरकार और अपनी आर्मी की जो काम है उनके एक तरह से कहे तो पापों का फल भुगतते हैं। तो ये पॉलिसी उनकी है, फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमी काम नहीं कर रही, लोग कई बलूचिस्तान या अन्य जगहों में आजादी की मांग कर रहे हैं, तो जनता का ध्यान किस तरह भटकाया जाए। आतंकवादी हमले वो करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि आतंकवाद का हमला हुआ है, इसको ठीक अब हम ही कर सकते हैं, या फिर दूसरे देशों के साथ जंग करते हैं तो कहते हैं कि अब आपको बचाने का काम हम ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खतरा भी खुद पैदा करना, फिर लोगों को बचाना और उनके मसीहा बनना, ये एक एजेंडा हमेशा से पाकिस्तान फौज कर रहा है और ये आगे भी रहेगा। और यही जो चेहरा है पाकिस्तान का उसको बेनकाब करने का काम भारतीय जो सर्वदलीय ये जो हमारे डेलीगेशन गए हैं वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की। इस समय विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के दौरे पर हैं। विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अंडर सेक्रेटरी जेफरी किस्लर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच तकनीक और व्यापार सहयोग को गहरा करने के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक व्यापार वार्ता के जल्द आयोजन पर भी चर्चा हुई। और गुजरात में 2 दिन की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर बार की तरह उनकी अध्यक्षता में ये भी बेहद अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है कैबिनेट की बैठक आज होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए नया सवेरा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
ब्रेक के बाद स्वागत है और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने इस साल जून से सितंबर तक की अवधि में बारिश का सामान्य औसत 106% रहने की संभावना जताई है। इस पूर्वानुमान में 4% की बढ़ोतरी या कमी संभव है। मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम इलाकों में इसका असर सामान्य होगा। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मॉनसून कोर जोन, जिसमें भारत की अधिकांश वर्षा आधारित कृषि भूमि शामिल है, में भी सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। ये खरीफ की फसल के लिए अनुकूल साबित होगा। और तापमान की बात की जाए तो जून के महीने में देश के अधिकतम हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के कई क्षेत्रों के लिए सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान है। इसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, सिवाय मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों और उससे सटे दक्षिण प्रायद्वीप के, जहां पर सामान्य से लेकर सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। तो मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के पीछे का विज्ञान और इसका खेती बाड़ी और अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर होगा, ये जानने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने बात की है भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र से। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DGIMD और पता करते हैं कि किस तरीके से जो पूरा मॉनसून है वो पूरे देश में आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या इस बार अबव एवरेज होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार का मॉनसून? मानसून इस बार हम सभी के लिए खुश खबर है कि जैसे हम पहले चरण में बोले थे कि एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, दूसरे चरण में आज जो जारी किए हैं इसमें हम रिटरेट किए हैं कि पूरी कंट्री के लिए इस बार एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी मात्रात्मक रूप से मैं बोलूं 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज की होने का संभावना है। मॉडल एरर इसका +4% होता है, यानी 102% से शुरू करके 110% तक बारिश होने का संभावना है। मैं तो ऐसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा बारिश होनी, क्योंकि हमें याद है पिछले 2-3 बार से अब 94, 95 पे चल रहे थे, इस बार 105, 106 लेके चल रहे हैं। जी, ये जो ज्यादा बारिश होगा ये जरूर हमारे किसान भाइयों बहनों को मददगार होगा। इसके साथ जो और वाटर बॉडीज है वो फिल करने के लिए संभावना रहेगा और डैम्स रिजर्वायर्स भी अच्छा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और सभी क्षेत्र में, क्योंकि मानसून हमारा जीवन है जी। और मानसून में 70 to 90% रेनफॉल मिलता है पूरा कंट्री में। सो जब अच्छा मानसून होता है ये सभी तरीके का सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए मददगार होता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मानसून का, अभी इस वक्त बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। रेड वार्निंग कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत ज्यादा जगह पे दिया गया है, ऑरेंज वार्निंग भी है। थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग अभी इस टाइम पे कलर वार्निंग आप लोगों ने इश्यू किया है? जो जो एरिया में मानसून आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि साउथ इंडिया की बात करें, जैसे कि केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, स्पेशली कोंकण, मध्य महाराष्ट्र एरिया, ये सभी में मानसून अभी एक्टिव कंडीशन में है और एक्टिव कंडीशन जारी रहेगा अगले 2-3 दिन तक। ये सभी में हम ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में भी अच्छा बारिश हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हेवी रेनफॉल हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। और आने वाले दिन में साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एरिया में भी मानसून आगे बढ़ने वाला है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे। आसपास के इलाके, खासतौर से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है भारत का, वहां पे बहुत सी जगहों पे और रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा मानसून के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं तपस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो दिल्ली की ही बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में 30 मई तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई एक जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, जहां पर हिमाचल प्रदेश में IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ एक हिस्सों में ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और इसके साथ ही IMD ने 1 जून तक पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक और गोवा के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह इस याचिका पर आज सुनवाई करेंगे। इस
इसके पहले भी 24 अप्रैल को कोर्ट तहव्वुर राना की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग को खारिज कर चुका है। तहव्वुर राना फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कवि, लेखक, इतिहासकार और समाज सुधारक भी थे। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी की सजा दी गई और सेलुलर जेल भेजा गया। ब्रिटिश शासित भारत में 1883 में जन्मे वीडी सावरकर ने देश को औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो अटूट समर्पण दिखाया, उसके लिए उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। फरवरी 2025 में फ्रांस के अपने दौरे पर मार्सिले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को याद किया था और कहा था, सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने उस घटना को याद किया जब सावरकर ने अंग्रेजों के जहाज से बीच समंदर में छलांग लगा दी थी। ये अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति की छलांग थी, लेकिन नियति का ताना बाना ऐसा था कि सावरकर ने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा था, मार्सिले पहुंचा हूं, भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस पूर्वक भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीर सावरकर सा उत्साह पैदा करने वाला नाम बिरला ही है। एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिक नेता के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी की सजा दी गई और सेलुलर जेल भेजा गया। करीब 10 वर्ष कोलू चलवाकर कठोर अत्याचार किया गया, परंतु क्रूर अंग्रेजों के आगे वे झुके नहीं। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और विचारक थे। ब्रिटिश शासित भारत में 1883 में जन्मे वीडी सावरकर ने देश को औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो अटूट समर्पण दिखाया, उसके लिए उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। अपने पूरे जीवन में उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रज्वलित किया, अनगिनत व्यक्तियों को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और ऐसे क्रांतिकारी विचार तैयार किए जो आज भी भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को नमन किया है। अपने एक्स पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा है, प्रखर क्रांतिकारी एवं विचारक स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं नमन करता हूं। उनके अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान प्रेरणादायी है। उनकी विचारशीलता और राष्ट्रनिष्ठा देशवासियों के लिए अनुकरणीय है।
स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के माय होम इंडिया के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर की आलोचना से पहले अपनी दादी के वीर सावरकर के सम्मान में किए गए कार्यों की जानकारी जुटा लेनी चाहिए। टीवी पर मैं मरे हुए मुर्दों की बहस देखता हूं। मरे हुए मुर्दों की बहस देखता हूं जो राष्ट्र के विपरीत दिशा में बोलते और सावरकर जी के ऊपर भले बुरा करते। मैं इनका पार्टी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आप भले गाली दे दो, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने 70 के दशक में उन्हें सम्मानित करने का काम किया, डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और भाजपा नेता और माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर ने कार्यक्रम में कहा कि वीर सावरकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थे। टीका करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले, झूठ बोलने वाले पाखंडी लोगों की राजनीतिक मौत का सामान अगर किसी के अंदर है तो सावरकर के विचार के अंदर है, सावरकर के लेखन के अंदर है, सावरकर के वक्तृत्व के अंदर है, जो उन्होंने बोला है, सावरकर के तेजस्वी जीवन के अंदर है, जो उन्होंने जिया है, जीकर दिखाया है। एक एक ऐसी बातें वो बोलकर गए हैं जो आपको सुनेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे तो त्रिकालाबाधित सत्य लगेगा, किसी भी युग में एप्लीकेबल लगेगा। ऐसे उनके विचार आपके ध्यान में आएंगे। और आपको बता दें कि आज 28 मई है और आज ही के दिन अब से 2 वर्ष पहले 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसे नए भारत के नए युग का सूत्रपात बताया था। आइए देखते हैं नई संसद के सफर और इसकी खूबियों को इस विशेष रिपोर्ट में। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत की नई संसद बदलते भारत की बदलती तस्वीर की गौरवशाली दास्तां को बयां करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की परिपक्वता और उसके नए सपनों को साकार देने की कहानी है भारत की नई संसद। नई संसद अपने 2 वर्ष पूरे कर रही है और इन 2 वर्षों में उसने बदलाव की एक बड़ी कहानी लिख दी है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है नई संसद का पहला विधेयक, जो भारत के लोकतंत्र की आंतरिक सशक्तिकरण की कहानी कहता है, जिसमें नारी वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। नई संसद की तमाम खूबियां हैं। त्रिकोणीय आकार के नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है, जो अगले 150 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। लोकसभा कक्ष में 543 के बजाय 888 सीटें हैं, जिसकी क्षमता बढ़कर 1200 से अधिक हो सकती है। लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाता है। राज्यसभा कक्ष अब 250 के बजाय 384 संसद सदस्यों को समायोजित कर सकता है।
परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है। जो नया संसद भवन बना है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सेंगोल की स्थापना की गई है और ये दर्शाता है कि अनुशासन से काम होना है और इस जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से काम किया जाना है। भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से निर्माण सामग्री लाई गई है। यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह भवन के शीर्ष पर स्थापित है। गोल्डन राजदंड यानी सेंगोल स्पीकर के पोडियम के पास लोकसभा कक्ष में मौजूद है और नई संसद विविधता में एकता की हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाती है। नई संसद में पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार सभी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य को डिजिटाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त टैबलेट और आईपैड एक आदर्श प्रदर्शित करते हैं। जाहिर है, विकसित भारत के सपनों को साकार करने में एक नई उम्मीद है हमारी नई संसद। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत की नई संसद, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बारी होगी खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, ओवर टू यू। क्या कुछ लेकर आई हैं आज आप अखबारों की दुनिया से? शुक्रिया शरद। तो पहली खबर जो हम हिंदुस्तान अखबार से ले रहे हैं, जो कैसे आत्मनिर्भर बना रही है। इस खबर की हेडलाइन, भारत को रक्षा क्षेत्र में जहां देश में ही बनेंगे लड़ाकू विमान, जो कि 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी को हम ऐसे समझेंगे कि ये जो विमान होते हैं, इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो दुश्मन है वो पता भी ना लगा सके कि आप उसकी रडार पर आकर उसको चकमा दे सकते हैं। और ये सुसज्जित और लैस होते हैं आधुनिक तकनीक से, जहां पर स्टील्थ तकनीक है, यानी कि रडार से बचने की क्षमता। दुश्मन आपको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा और आप उसे चकमा दे पाएंगे। दूसरा, सुपर क्रूज, यानी कि ध्वनि की गति से भी अधिक उड़ान, यानी साउंड ट्रैवल फास्टर, यानी कि उससे ज़्यादा गति होगी। इस तरह के लड़ाकू विमानों की उन्नत सेंसिंग हथियार इसमें लगे होंगे, जो कि युद्ध प्रणालियां हैं बहुउद्देशीय बनाने के लिए कामयाब और कारगर साबित होंगे। और क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वचालित होंगी, तो कैसे तकनीक के लिहाज से रक्षा क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम, जहां पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण की सफलता के बाद जो एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो इस तरह के लड़ाकू विमान बनाएगा। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो खबर है दैनिक जागरण से, और ये बात करती है ऑपरेशन सिंदूर की। और ये एक कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब एक चौकी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीएसएफ रखना चाहती है, जहां पर सीमा सुरक्षा बल के आईजी ने ये कहा कि जो 2 बलिदानी हैं जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया मां भारती की रक्षा में, मुस्तैद, चौकस,
जो इंडियन आर्मी है, 2 अन्य जो चौकियां हैं वो बलिदानी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाई उन्हें समर्पित की जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो एक चौकी है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर पर रखा जाएगा। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की गाथा है। और हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में जो संसदीय मंडल है, जो प्रतिनिधि मंडल है, शिष्टमंडल है, वो जाकर जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद को किसी भी हाल में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी खबर गुड न्यूज़ के साथ हम शुरू कर रहे हैं, जो कि है मॉनसून से जुड़ी हुई। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जून, जिसको गर्मी का सबसे अहम महीना माना जाता है लू की वजह से, अब जून में भी नहीं सताएगी लू, ये मानना है IMD का, क्योंकि सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। और महाराष्ट्र का, जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि मानसून मई में ही दस्तक दे चुका है महाराष्ट्र में। और सामान्य से अधिक बारिश जब भी होती है तो कृषि क्षेत्र के लिहाज से ये एक सुखदायी खबर है। और जब हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, अगर मॉनसून अच्छा है तो RBI का हमेशा से मानना है कि एक रेट कट की उम्मीद रहती है। और अगर आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, ये सब मॉनसून के असर हैं, तो आप ये समझिए कि आर्थिक प्रगति अपने बल पर। और आखिरी खबर हम ले रहे हैं कि अगर आप मन में कुछ ठान लें तो उस मन में ठाने हुए को पूरा करने का मादा जज्बा आप में है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये कहानी है नेपाली शेरपा गाइड की, जिन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो की। कीमा राती है इनका नाम, नेपाली शेरपा है। शेरपा यानी किस तरह से वो लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे जो पर्वतरोहण है वो किया जाए। और 31 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और इसे फतेह कर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। और ये जज्बा बताता है कि अगर आप कुछ करने का मादा रखते हैं, कुछ करने का हुनर आप में है और आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत का साथ देना है, तो दुनिया आपके कदमों में होगी। अखबारों की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। वापस चलते हैं शैला के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, अनेक समाचार पत्रों से अलग अलग क्षेत्रों की खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। आगामी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे लेकर दुनिया भर में खुमार चढ़ने लगा है। और इसी क्रम में शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने चीन एशिया आर्थिक विकास संघ के अध्यक्ष झू दी और अन्य योग के प्रति उत्साही कई चीनी नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच इस क्षेत्र में योग को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा हुई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी स्टूडेंट्स के वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी है और निर्देश दिए हैं कि नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल ना लिए जाएं। ये फैसला सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है। चीन के पूर्वी शानडोंग प्रांत में एक रासायनिक संयंत्र में भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कारखाने से 2 मील से अधिक दूर एक भंडारण गोदाम की खिड़कियां टूट गईं। इस धमाके से आसमान में घना धुआं फैल गया। फ्लोरिडा के क्लियर वाटर में नाव ने एक नौका को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शहर के मेमोरियल काजवे ब्रिज के पास जब ये दुर्घटना हुई तब नौका में 45 यात्री सवार थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में गवाही देने के लिए तेल अवीव जिला न्यायालय पहुंचे। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी शहर डेगू में जंगल में आग लगने के कारण 1200 से अधिक लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया और क्षेत्र के एक राजमार्ग को बंद करना पड़ा। और अब बात कारोबार की। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद ये निर्णय लिया गया।
भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई निवेश 81 अरब डॉलर को पार कर गया। बीते साल के मुकाबले एफडीआई निवेश में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा निवेश सर्विस सेक्टर में देखा गया है, जिसमें कुल निवेश की 19% हिस्सेदारी रही। इसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% और ट्रेडिंग में 8% का सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश दर्ज किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने लंबे अरसे के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने पहली बार लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। बीएसएनएल ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के दौरान 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। और अब खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ मुकाबलों का लाइनअप तय हो गया है। अंक तालिका में शीर्ष पर रही दो टीम पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालीफायर 1 में आमने सामने होंगी। क्वालीफायर 1 कल शाम मुल्लानपुर में खेला जाएगा। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही गुजरात टाइटंस और चौथे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी। ये मैच 30 मई को मुल्लानपुर में ही खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 18 के आखिरी लीग मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ को दिए गए 228 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ये किसी टीम द्वारा हासिल किया गया तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। पूरे सीजन में फ्लॉप रहे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली। ऋषभ पंत ने 61 गेंद में 118 रन की पारी खेली। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच बधे T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने 211 रन के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए। जवाब में त्रिनिदाद और टोबैगो की टीम महज 39 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ भारतीय बधेड़ टीम ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 55 गेंद में 109 रन की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान वीरेंद्र सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर के मैच में जोकोविच ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड को 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी पहले दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। ज़्वेरेव ने अमेरिका के लर्नर थिएन को 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉफ ने ऑस्ट्रेलिया की गैडेगी को 6-2, 6-2 से मात दी। तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुल भी पहले दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहीं। पेगुला ने पहले दौर में रोमानिया की एंका को हराया। और एक बार फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, इस दौरान जो हथियार इस्तेमाल किए गए, सीमा सुरक्षा बल द्वारा उन स्वदेशी हथियारों की एक प्रदर्शनी जम्मू में आयोजित की गई। प्रदर्शनी में स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, एंटी मटेरियल राइफल, विध्वंसक जैसे मारक हथियारों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम की मदद से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को दुश्मन की चौकियों, ठिकानों और उनके बुलेट प्रूफ वाहनों को प्रभावी रूप से नष्ट करने में सफलता मिली। ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम की रेंज 1700 से 2100 मीटर है। इससे दागे गए ग्रेनेड का मारक क्षेत्र 10 मीटर है। इसकी मारक क्षमता बहुत प्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के टावरों और बंकरों को नष्ट करने में एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक बेहद कारगर साबित हुआ। इसकी रेंज 1300 मीटर और 1800 मीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य के साथ पाकिस्तान और उसके आतंकी मंसूबे को ध्वस्त किया, उसका लोहा अब दुनिया मान रही है।
इतना ही नहीं, भारत ने स्वदेशी हथियारों के दम पर रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता भी हासिल की। गन मशीन में 7.62 में मीडियम मशीन गन है, एक क्रू वेपन है, इसमें 3 जवान मिलकर इसके ऊपर फायर डाला जाता है। इसको ये क्या है, पाकिस्तान से काउंटर पार्ट में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट है उनकी पाकिस्तान की, उनके ऊपर फायर डाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको बर्बाद किया हमने। उनके जितने भी ड्रोन के हमले जो अपनी तरफ आ रहे थे उनको भी हमने मार गिराया और उनको इतना मजबूर किया, उनको अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा उनको, लास्ट में मजबूर होकर पाकिस्तान रेंजर उनको जो भी उनकी आगे लगाया हुआ था। इसका एक फायर का रफ्तार इतना है कि 650 से लेकर 1000 राउंड पर मिनट पर ये निकलता है फायर, तो ये बहती हुई पानी को भी रोकने की क्षमता रखता है सर। 12.7 mm एंटी क्राफ्ट गन, ये एक ऑटोमेटिक वेपन है। इस पे ये एक बेल्ट लोडेड क्रू वेपन है, इस पे 3 जवान काम करते हैं और इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है, इससे 2 किलोमीटर तक के। और इसकी जो भेदन क्षमता है, जो दुश्मन के मोर्चा बंद गाड़ियां और जो उनके टैंक्स और जो उनके मोर्चों में, ये सब बर्बाद करने के लिए काफ़ी कारगर रेंज। जो भी उस इलाके से ड्रोन वगैरह निकलते, हमने सर इसका फाइट डाला और जो भी ड्रोन्स अपने इलाके से निकले हमने उनको बर्बाद कर दिया। इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम गन है इसका नाम, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी कामयाब वेपन रहा। जब इसका फायर जाता था तो वहाँ से फटती तरह आवाज़ें आती थी, टुकड़े उड़ते थे वहाँ पे, और एक चीख की आवाज़ आती थी, हाँ कुछ हीट हुआ है। इससे जब होता था वहाँ पे, इसका रेंज इफेक्टिव फायर किया गया इसका। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। तमिलनाडु के थुथुकोडी में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों का आगमन हुआ है। फ्लेमिंगो को राजहंस भी कहा जाता है। ये पानी के किनारे कम गहराई में भोजन ढूंढने वाले पक्षी होते हैं। दुनिया में हंसों की 6-7 प्रजातियां हैं, जिनमें से एक राजहंस भी है। फ्लेमिंगो अपने गुलाबी पंखों के लिए